नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सर्दियों के कारण दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। भारत में ही महामारी दिल्ली और मुंबई तक सीमित नहीं है। 19 नवंबर के प्राइम टाइम में हमने देखा कि बिहार के दरभंगा जिले में टेस्ट और इलाज की क्या हालत है। आज चलेंगे महाराष्ट्र के उस्मानाबाद। यहाँ की 17 लाख की आबादी में से 1% ही आबादी संक्रमित हुई है, लेकिन यहाँ के सरकारी अस्पतालों के सिस्टम में जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, सुधार दिख रहा है। उससे दूसरे जिलों के प्रशासन भी सीख सकते हैं। उस्मानाबाद में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, काफी पिछड़ा जिला है। महाराष्ट्र सरकार का आदेश है कि हर जिले में हर सप्ताह डेथ ऑडिट की जाए, यानी डॉक्टर कोविड के मरीज के मरने के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करें, चर्चा करें कि क्या सुधार हो सकता था, कमी क्या रही। इसी डेथ ऑडिट से पता चला कि जिले में इंतजाम कम होने और विश्वास कम होने के कारण 100 से अधिक लोगों की मौत सोलापुर और पुणे ले जाने के दौरान हुई, यानी दूसरे जिले ले जाने के दौरान। इलाज के तरीकों में फिर सुधार किया गया और मरीजों को जल्दी अस्पताल लाकर मौत की संख्या कम करने की दिशा में काम शुरू किया गया। जिला अस्पताल के इंतजाम को ठीक कर लोगों का विश्वास जीता गया, मगर सारी तैयारी जिला अस्पताल तक ही सीमित नहीं रही। जिलाधिकारी कौस्तुभ दिवेगांवकर का कहना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को भी इस तैयारी के नेटवर्क में शामिल किया गया, ताकि सारा दबाव एक अस्पताल पर ना आए। एक तरफ जहां कई जगहों पर मरीज के छिपाने के आरोप लग रहे हैं, यहां पर जिला प्रशासन ने आशा वर्करों के सहारे घर घर की स्क्रीनिंग से 2000 कोविड मरीजों का पता लगाया और समय रहते इलाज कराया। स्क्रीनिंग में सिर्फ थर्मल गन ही नहीं, पल्स ऑक्सीमीटर का भी इस्तेमाल हुआ। फरवरी के महीने में उस्मानाबाद के सरकारी अस्पतालों में मात्र 45 ऑक्सीजन बेड थे और वेंटिलेटर की संख्या 16। इस बार महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला किया है कि जिले को हर साल 210 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अलग अलग तरह के खर्चे के लिए। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को छूट दे दी कि आप 33% इस पैसे का इस्तेमाल हेल्थ पर खर्च कर सकते हैं, अधिकतम 50% तक जा सकते हैं। जो राशि दी गई है उसका आधा ही खर्च करने पर उस्मानाबाद जिले में ऐसा ढांचा बन गया है। इस पैसे का लाभ उठाकर 8 महीने के भीतर यहां ऑक्सीजन बेड की संख्या 45 से 1060 हो चुकी है और वेंटिलेटर बेड 16 से 111 हो चुके हैं। ये सभी सरकारी अस्पतालों के नेटवर्क के आंकड़े हैं। उस्मानाबाद कोविड जिला अस्पताल में ही 425 बेड का इंतजाम किया गया है, जिसमें ऑक्सीजन लगे हैं। इस अस्पताल में 100 आईसीयू हैं और 50 वेंटिलेटर बेड तैयार की हालत में हैं। यह रिपोर्ट सैयद सलाहुद्दीन शेख ने भेजी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पिछले 8 महीने में 4500 कोविड केयर सेंटर जो अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हॉस्टल्स में हमने इस्टेब्लिश किए, और उसके साथ जो हमारे रूरल हॉस्पिटल्स हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें जो बेड की संख्या है, ऑक्सीजन बेड की, वो बढ़कर जो 1060 हुई, उसकी हमें बहुत मदद हुई। और वेंटिलेटर्स की भी ज़रूरत जो थी, उसके लिए पर्याप्त वेंटिलेटर्स हमारे यहाँ प्राप्त हुए। लेकिन जो दिक्कत हमारे सामने थी वो थी डॉक्टर्स की। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं क्रिटिकल केयर देने वाले, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में वैसे ही कम थे, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या भी हमारे यहाँ कम थी। तो हमने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज की और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4 आईसीयू यूनिट्स अलग से किए गए, और जो आईसीएमआर का प्रोटोकॉल है कि पेशेंट का स्क्रीनिंग प्रॉपरली हो, उसका एचआरसीटी, उसका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल क्या है और बाकी के जो पैरामीटर्स हैं, उसके लिए हमने एक स्क्रीनिंग यूनिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और हमारे अलग अलग जो रूरल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे खोले थे। और उस स्क्रीनिंग के कारण ABCDEF जो कैटेगराइजेशन आईसीएमआर ने दिया था, उस कैटेगराइजेशन के साथ साथ उस कैटेगरी के पेशेंट को क्या क्या दवाइयाँ देनी चाहिए और उनकी क्रिटिकल केयर क्या लेनी चाहिए, इसके लिए हमने जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या कोई नर्सेस हैं, उनके लिए भी हमने ट्रेनिंग रखा था, सो दैट जो क्रिटिकल यूनिट संभालने वाले जो डॉक्टर्स हैं जिनकी संख्या कम है, तो उनके लिए मदद के लिए ये ट्रेंड स्टाफ हमने इस्टेब्लिश किया। कौस्तुभ दिवेगांवकर अपनी हर मीटिंग में एक उदाहरण देते हैं कि 1897 के प्लेग महामारी में महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले मरीजों को मदद करते करते प्लेग से शहीद हो गईं। तो आज हर जिले के पास कितने संसाधन हैं।
जिलाधिकारी स्क्रीनिंग के काम में आशा वर्करों की ईमानदारी और मेहनत की भी तारीफ करते हैं। उनका कहना है कि डॉक्टरों की टीम भी शानदार काम कर रही है। हर गंभीर मरीज का डिटेल जिला प्रशासन से साझा किया जाता है कि कौन कब खतरे से बाहर आ गया है, यानी मॉनिटरिंग हो रही है। हम पेशेंट्स को और माइक्रो लेवल में कैटेगराइज कर रहे हैं, तो पेशेंट्स का मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। जब ये पेशेंट कैटेगराइज होते हैं तो उनको कैटेगरीज के हिसाब से एक फिक्स मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मिलता है और फिक्स मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल मिलता है, जिस हिसाब से जो अवेलेबल नर्सिंग मैन पावर है और जो डॉक्टर्स मैन पावर है वो काफ़ी इफेक्टिव तरीके से उनको मॉनिटर करती है। हमने देखा है पिछले 2 महीने में हमारा मृत्यु दर काफ़ी कम हो गया है। कोरोना के कारण मनोवैज्ञानिक दिक्कतें भी आ रही हैं, इसलिए यहां पर एक टीम भी बनाई गई है। जिले की वेबसाइट पर सारी जानकारी है। कोविड से होने वाली मौत के आंकड़े दूसरी बीमारियों के नाम पर छिपाए नहीं जा रहे हैं। जिले के बाहर हुई मौत या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बाद में हुई मौत को भी इसमें गिना जा रहा है। इसलिए मरने वालों की संख्या ज्यादा है, या औसत आप कह लें तो राज्य से अधिक है। लेकिन बंदोबस्त के आंकड़े भी देश के दूसरे जिलों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। सितंबर महीने में हर दिन यहां औसतन 9 लोगों की मौत हो रही थी। सितंबर में 269 लोगों की मौत हुई उस्मानाबाद में। अब नवंबर में यह संख्या कम होकर 0 से 1 पर आ गई है। पिछले 5 दिनों में केवल 1 मौत हुई है। अगले 1 महीने में कितने बेड की जरूरत होगी, कितने मरीज आ सकते हैं, कितना और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसकी रिपोर्ट हर हफ्ते बनाई जाती है। और अब उस्मानाबाद से चलते हैं अमेरिका, डॉक्टर फहीम यूनुस से बात करने। फहीम यूनुस यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के यूसी मेडिकल सेंटर में संक्रमित बीमारियों के प्रमुख हैं। ट्विटर पर कोविड से जुड़ी हर बात का जवाब देते हैं। दुनिया भर के कई पत्रकार इन्हें फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी मूल के फहीम यूनुस ने कोविड की शुरुआत से ही वैज्ञानिक बातों के प्रसार का मोर्चा संभाल लिया। आप किसी भी मुल्क के हों, ट्विटर पर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे 8 नवंबर को किसी ने पूछा कि कोविड से ठीक होने के बाद भी क्या मुझे दोबारा यह संक्रमण हो सकता है, घर में कोविड के इलाज के समय क्या करना चाहिए, ये भी बताते हैं। कोविड को लेकर कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं, उनसे भी जूझते रहते हैं। फहीम यूनुस साहब, आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल करता हूं। मेरा पहला सवाल यही है कि अलग अलग मरीजों में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की बात होती है, अगर आप बता सकें कि ये क्या है, क्योंकि अक्सर सबको रिकवरी रेट के डेटा में समेट दिया जाता है। अगर मान लीजिए 14-15 दिनों के बाद कोई नेगेटिव आता है कोविड का मरीज रहने के बाद, तो आगे जाकर या उस वक्त भी किस तरह की नई बीमारी उसके भीतर बन जाती है, और वो जो मरीज है वो किस तरह के इन्फेक्शन से जूझ रहा होता है। क्या ये नई बीमारी हर तरह के कोविड से ठीक होने वाले मरीज में होती है या कुछ लोगों में होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके बारे में हम पूरी तहकीक से अभी नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि कोविड के सब मरीज 10 या 14 दिन में ठीक नहीं होते। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको बाद में भी कभी जिस्म में दर्द रहता है, कभी उनके जहन में फॉग रहता है, कभी उनको ऐसा लगता है कि उनको सांस ठीक नहीं आ रहा, और कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि 1 महीना या 2 महीना बाद भी वो 100% अपने आप को ठीक नहीं समझते। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जिसमें भी बहुत रिसर्च हो रही है। हमें नहीं पता कि कौन लोग हैं जिनके साथ इस तरह के लॉन्ग टर्म सिम्टम्स होते हैं। हमें नहीं पता कि वो 1,00,000 में 1 है या 1000 में 1 है या 100 में 1 है, और हमें ये भी नहीं पता कि उसको एग्जैक्टली ट्रीट करने का तरीका क्या है, और क्या वो 2 महीने के बाद ठीक हो जाते हैं या कभी ठीक नहीं होते। सो ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में हम 100% अभी नहीं जानते। अभी बहुत सारी रिसर्च हो रही है इसमें। जी, तो जो बीमारी है उसका ये हमने यही सुना और पढ़ा कि फेफड़ों पर बहुत असर कर जाती है। कोई ज्यादा बीमार हो जाए या किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो क्या उनके फेफड़े पर हमेशा के लिए इसका असर हो जाता है, लंग्स पर? अगर वो ठीक हो जाएं तो कितना वक्त लगता होगा ऐसे मरीजों के ठीक होने में? जी, जैसे मैंने अर्ज किया है कि आम लोग तो 10 से 14 दिन में ठीक हो जाते हैं, 80 से 85%, 90% लोग भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या इसका फेफड़ों पे क्या असर है,
वो एक रेगुलर वायरस की तरह है। हम इन्फ्लुएंजा के कई मरीज भी देखते हैं कि जिनके फेफड़ों पे इतना असर होता है कि उनको आईसीयू में आना पड़ता है या वेंटिलेटर्स पे रहना पड़ता है। उसी तरह कोरोना वायरस के भी कई ऐसे मरीज मैंने देखे हैं, और कई ऐसे देखे हैं जो यंग हैं, बहुत 20, 25, 30 साल जिनकी उम्र है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी कि वो मरीज जो 18 से 35 साल की उम्र के बीच में है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ हमारी वर्क फोर्स है, वो आमतौर पे तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो इतने बीमार हों कि हॉस्पिटल उनको आना पड़े, तो फिर उनके स्टेटिस्टिक्स इतने अच्छे नहीं है कि वो नौजवान लोग भी अगर वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए तो उनमें से 2.7% की मौत हो जाती है, 10% के करीब को आईसीयू में रहना पड़ता है, 5% के करीब वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट बात यह है सबको समझने की कि कोई भी इस वायरस से बचा नहीं है, आपकी कोई भी उम्र हो, आप जवान हैं या आप बूढ़े हैं, वायरस को ये नहीं पता कि आपकी उम्र क्या है। वायरस तो सिर्फ ये पूछता है कि आप इंसान हैं। और उसके बाद कई दफा जवान लोगों को भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन होती है, इसलिए एहतियात करना बहुत आसान है। मुझे नहीं समझ आती कि लोग इतनी बहस उस पर अभी भी क्यों कर रहे हैं, मास्क पहनने या ना पहनने पे, जबकि एहतियात करना उससे बहुत ज्यादा आसान है। फहीम साहब, मैं एक सवाल इसी पर है कि क्या करें कि ना हो कभी कोई मास्क पहन रहा है, कोई हाथ भी साफ रख रहा है, कितनी बार साफ रखे, बाहर गया है तो आकर कहा जाता है कि आप कपड़े बदल लें, उसे धोने के लिए दे दें या फिर नहा लें। जैसे आप सब्जी लेकर आते हैं तो लोग बाहर रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब वो कुरियर से आ रही हैं तो लोग उसे 2 दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं। 2 दिन के लिए छोड़ें या 2 घंटे के लिए छोड़ें, नए कपड़े खरीद कर ला रहे हैं तो क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल सवाल हैं लोगों के जो वो करना चाहते हैं। लिफ्ट में जाते हैं तो अब पता नहीं कि उससे पहले कोई कोविड का मरीज गया है या नहीं गया है, हाथ छू लिया, कहीं गलती से चेहरे को छू लिया, तो क्या करना चाहिए कि हो ही ना। जी, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं इसको यूं कहता हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको 10 मील दूर जाना है तो आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप भाग के चले जाइए, या आप कोहनियों के बल रेंगते हुए चले जाइए, या आप चल के चले जाए। और आपको खुद समझ आ गई कि जो वाहिद तरीका है शायद वो चल के जाने के, क्योंकि अगर आप भागेंगे 10 मील तो अनलेस कि आप एक प्रोफेशनल रनर हैं, आप थक जाएंगे 1-2 मील के बाद और आपको रुकना पड़ेगा। और अगर आप रेंग के जाएंगे तो आपको शायद सारी जिंदगी लग जाएगी। मैंने ये मिसाल इसलिए दी है कि कोविड इसी तरह एक लंबा मामला है, 10 मील की तरह। शायद हमें इसमें 1 साल जीना पड़े, इसके साथ 1.5 साल जीना पड़े। तो हमें एक्सट्रीम्स पे जाने की जरूरत नहीं है, ना भागने की जरूरत है, ना रेंगने की जरूरत है। अब ये क्यों है, एग्जाम्पल इसकी है कि अगर आप एक मास्क पहन ले, मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे पता है कि हमारे लोगों को अंदाजा है, लेकिन इस मास्क की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये मास्क आप पहन लें रोजाना, और अगर आपके पास इस तरह का मास्क है और अगर आप हाई रिस्क हैं तो आप बेशक ये वाला मास्क पहन लें। ये मास्क पहन के हाथ धोइए और हुजूम से बचिए, जहां पे भी बहुत बड़ा क्राउड है उससे बचें। अगर आप ये करते हैं तो मेरी नजर में आप चल के जा रहे हैं 10 मील की तरफ, क्योंकि अब आप यही बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यही हम डॉक्टर्स कर रहे हैं, और इससे आपको फायदा होगा। अगर आप हर छोटी छोटी चीज से डरना शुरू कर देंगे, अगर आप ये सोचें कि मैंने घर में किसी को नहीं आने देना, अगर मैंने अखबार को टच नहीं करना, मैंने खाने को टच नहीं करना, क्या पता किसी ने इस पे छींका हो, क्या पता, इस तरह से ये वायरस फैलने का चांस ना होने के बराबर है। कोई भी चीज 100 या 0% नहीं होती, लेकिन इन चीजों से ये वायरस नहीं फैलता। ये वायरस फैलता है रेस्पिरेटरी तरीके से, खांसने से, छींकने से। तो अगर आप उन सारी चीजों में पड़ जाएंगे तो मेरी नजर में अब आप रेंग के जा रहे हैं उन 10 मील की तरफ, और फिर आप थक जाएंगे, आप उसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और कुछ वो लोग हैं जो कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, मास्क पहनने की भी क्या जरूरत है, ये तो होना ही है, ये तो सबको लगना ही है। ऐसी बात नहीं है। WHO के एस्टिमेट के मुताबिक अभी तक साल तकरीबन होने को आया है, पूरी दुनिया में 5 से 10% लोगों को ये वायरस हुआ है। इसका मतलब है कि 90% लोग अभी बचे हुए हैं। अगर 1 साल और भी ये चला, इसका मतलब है कि शायद 80% लोग बच जाएंगे। तो लोगों को ये जानने की जरूरत है कि ये बेसिक बातें जो मैं बता रहा हूं, अगर आप हाथ धोएं, मास्क पहने और बड़े बड़े क्राउड्स में ना जाएं, तो आपका 80% चांस है कि आप बच जाएंगे। दिल हारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि एक मॉडिफाइड लाइफस्टाइल के साथ आपको जीना है,
वो पुराना वाला लाइफस्टाइल वापस आ जाएगा। लेकिन और एक साल है अगर, या जितना भी वक्त है, उसमें हम इस मॉडिफाइड लाइफस्टाइल के साथ चलें तो अच्छा है। एक्सट्रीम्स पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या उस एक्सट्रीम में ये भी शामिल है कि मैं वैक्सीन पे आने से पहले ये एक और सवाल इसी से जुड़ा पूछ लेना चाहता हूं कि क्या उस एक्सट्रीम में ये भी शामिल है कि आप 10 बार हाथ को सैनिटाइज ना करें या 10 बार हाथ को साबुन से ना धोएं? देखिए, हमें हर चीज में अगेन एक्सट्रीम्स ये हैं कि आप हर वक्त अगर हाथ धोते रहे तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी सरफेस को टच किया है, अगर आप बाहर गए हैं, आपने हाथ धो लिए, आप गाड़ी में गए हैं, आप दोस्त के साथ कहीं गए हैं, आपने हाथ धो लिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाथ मत मिलाइए लोगों से। सोशली बड़ा मुश्किल है हमारे लिए ये, क्योंकि लोग एक दूसरे के लिए अब उदास भी हैं, थोड़ा सा लॉन्गिंग भी है। लोग एक दूसरे को देर के बाद मिलते हैं तो गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो बेस्ट है कि आप एल्बो बम्प कर लें, फिस्ट बम्प कर लें और उसके बाद अपने हाथ धो लें। लेकिन हाथ मिलाना बिल्कुल गलत है। अगर आपको खांसी या छींक आए, ये इतनी बेसिक बात है, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि लोग यूं खांसते हैं। अपने हाथ में छींकिए मत, अपनी एल्बो में छींकिए, क्योंकि अगर आप हाथ में छींकेंगे तो उन हाथों पे वायरसेस हर तरफ चले जाएंगे। ये बेसिक चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हीं से आप इस जंग को जीत सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा फैंसी सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है। जी फहीम साहब, एक सवाल वैक्सीन को लेकर है कि आमतौर पर हमने यही जाना कि कई साल लगते हैं वैक्सीन को बनने के लिए। अब रोज एक खबर आ रही है कि 94% एक्यूरेसी है, इनकी 94.5% है और फिर ये 95.5% या 95% एक्यूरेट है। अब डर है कि इतनी जल्दी में आप ला रहे हैं कि कौन वैक्सीन सही है या नहीं है। वो ठीक है कि अभी हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन जानने के लिहाज से भी हम किसे सही माने कि इस कंपनी की वैक्सीन की जो खबर छप रही है चारों तरफ, जिसे लेकर हम सपने देख रहे हैं, वो ज्यादा सही है या सही के करीब है? जी, दो सवाल हैं यहाँ। एक तो है कि वैक्सीन इतना जल्दी कैसे बन गई, और दूसरा ये कि हम किसको बेहतर माने। जो जल्दी बनने का काम है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई कॉर्नर्स कट किए गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी रिसर्च जो इस वैक्सीन के लिए, जिसमें पहले 2-3 साल लग जाते हैं, वो रिसर्च सार्स 1 के लिए हो चुकी थी। जो सार्स आया था 2003 में, उसकी वैक्सीन ऑलमोस्ट तैयार थी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वायरस खुद ही खत्म हो गया। तो बहुत सारी इनिशियल रिसर्च को यूज किया गया है जो और वैक्सीन के लिए थी, उसमें 2-3 साल बच गए। उसके बाद वैक्सीन में बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स होते हैं जो सीक्वेंशियल चलते हैं, पैरेलल नहीं चलते, क्योंकि ड्रग कंपनीज अपने पैसे जाया नहीं करना चाहती। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के साथ ट्रायल्स करते हैं एक सीक्वेंस में। इस दफा गवर्नमेंट्स ने चूंकि उनको कहा कि हम तुम्हें $1 बिलियन दे देंगे, अगर तुम्हें जाया भी करना पड़े तो पैसे जाया करो, लेकिन सीक्वेंशियल करने की बजाय अगर आप 10 स्टेप्स हैं और आप पहले एक करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, गवर्नमेंट ने कहा कि तुम इन 10 को इकट्ठा शुरू कर दो और इनमें से जौन सा 1 या 2 सक्सेसफुल होंगे, तुम बाकी के 8 को जाया कर दो, हम तुम्हें उसके पैसे दे देते हैं कि तुम्हारे पास नुकसान ना हो। मैं बिल्कुल सादा जुबान में आपको वो बात समझाना चाह रहा हूं कि जिससे लोगों को ये पता चले कि जल्दी क्यों बन गई। और वैक्सीन भी जल्दी बन सकती हैं, लेकिन उनके लिए फाइनेंशियल रिस्क होता है कंपनी का, इसलिए वो बनाती नहीं। सो पहली तो ये बात है कि जो टाइम कंप्रेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि अखबारों में आ रहा है और हमें कैसे पता चले कि कौन सी वैक्सीन ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस टिपिकली ऐसे तो नहीं होती थी। साइंस तो मेडिकल जर्नल्स में छपती थी, वहां से फार्मास्यूटिकल में आती थी, वहां से डॉक्टर्स उसको प्रमोट करते थे। इस पैंडेमिक ने हर चीज को शॉर्टकट कर दिया है। हर चीज कई दफा मुझे बाद में पता चलती है, खबर पहले आ जाती है उसकी। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इंतजार करें मुकम्मल डेटा का। फाइजर की वैक्सीन आ गई है, मॉडर्ना की आ गई है, ऑक्सफोर्ड की आ जाएगी और 1 महीने 2 में और भी आएंगी। तो हमें उनकी मुकम्मल तहकीक का इंतजार करना चाहिए। जब वो साइड इफेक्ट प्रोफाइल पूरा उसका डेटा हमारे सामने आ जाएगा, फिर मैं बड़ी खुशी से दोबारा आपको आके बता सकता हूँ कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है और क्या उनके फायदे नुकसान है। इस वक्त तो कंपनी ने बड़ी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन दी है कि जिसकी बेसिस पे हमें उम्मीद तो है कि ये सब अच्छा है, लेकिन कोई हतमी फाइनल बात नहीं की जा सकती अभी। जी तो फिर मैं 2 और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं कि नहीं कोरोना का जो वायरस है अब कमजोर पड़ गया है,
अब उस तरह से जान नहीं लेता जैसे मार्च के महीने में लिया करता था। इस तरह की बातें होती हैं। और दूसरा कि इस तरह के बहुत सारे चलते हैं कि आप ये खा लें तो आपके शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ जाती है। आप जैसे हम लोग च्यवनप्राश खा लेते हैं या कोई कुछ और खा लेता है, कोई धूप में लेट जाता है विटामिन डी के लिए, कोई विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने लगता है। तो क्या ये दोनों सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं कि अब इतने महीने के बाद जो लेटेस्ट रिसर्च हैं वो क्या हैं? जी, लेटेस्ट रिसर्च ये है कि वायरस कमजोर नहीं हुआ, हम मजबूत हो गए हैं। क्योंकि पिछले 9 महीने में हमें अब समझ आ गई है कि ये वायरस ब्लड क्लॉट्स करता है और उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। हमें समझ आ गई है कि डेक्सामेथासोन से इस वायरस में शरह अमवात जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाता है। तो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पहले की निस्बत ज्यादा वेल डिफाइंड हैं, हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट ज्यादा अवेलेबल हैं। सो उसकी वजह से ऑफ कोर्स मोर्टेलिटी जो शरह अमवात है वो कम हो गई है। तो ये तो बात दुरुस्त है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वायरस कमजोर हुआ है, हम मजबूत हो गए। जो दूसरी क्वेश्चन है आपका कि क्या खाया जाए, धूप में लेटा जाए या ना लेटा जाए, देखिए इसमें 2 राय हैं। एक तो है कि एक शख्स पर्सनली क्या अपने लिए बेहतर महसूस करता है, वो जो चाहे करे। एक शख्स समझता है कि उसको कोई चीज खाने से फायदा होता है या धूप में लेटने से फायदा, जरूर करे, मतलब हर एक शख्स की अपनी आजादी है। लेकिन मेरा ख्याल है प्रमोट हमें सिर्फ उस चीज को करना चाहिए जो साइंटिफिक है। अब साइंटिफिकली इनमें से शायद ही कोई चीज है जिसका कोई क्लियर सबूत मौजूद हो। धूप में लेटना एक अच्छी बात है, उसका क्या नुकसान है, विटामिन डी जरूर आपको उससे मिल सकती है, अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि फलां चीज खा लेने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, फलां विटामिन खा लेने से या फलां फ्रूट या वो जड़ी बूटी खा लेने से मुझे कोई कोरोना में फायदा हो जाएगा, मेरा ख्याल है ये गलत है। क्योंकि इस पे एक तो तहकीक नहीं है और दूसरा ये कि इन चीजों के नुकसान होते हैं। क्योंकि जब आप गलत जगह फोकस लगा लेते हैं तो जो सही जगह फोकस लगना होता है मास्क पे, अब वही लोग, मेरी एग्जाम्पल क्या है कि ये लोग अगर वो सारी चीजें आप खाते हैं और फिर आप एक शादी पे चले जाते हैं जिसपे 200 लोग आए हुए हैं, तो कौन आपको अक्लमंद कहेगा? इससे बेहतर था कि आप वो कुछ ना खाते लेकिन आप उस शादी पे ना जाते जहां 200 लोग गए हुए हैं। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका की एक स्टेट है मेन, वहां एक शादी थी, उस शादी पे 100-200 लोग आए, उनमें से सिर्फ एक को कोरोना था। उस एक शख्स की वजह से 100 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ और अगले 1 महीने में 7 ऐसे लोगों की मौत हो गई जो उस शादी में गए भी नहीं थे। आप गौर कीजिए इस बात को। हुआ क्या कि एक, अगर मैं मिसाल दे रहा हूं, एक 25 साल का बंदा वहां गया उस शादी में, वहां से उसको कोरोना हुआ, वो घर आया, वो खुद तो ठीक हो गया, लेकिन उसका बाप जो 80 साल का था, जो शादी में गया भी नहीं, उसको इस लड़के से कोरोना लगा और वो बाप मर गया। तो ये मेरी एग्जाम्पल मेरी ये इसलिए है कि हम उन चीजों पे अपनी तवज्जो लगा देते हैं जिनका फायदा नहीं, और फिर हमारी तवज्जो उन चीजों से हट जाती है जहां से हमें नुकसान होना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसानी दिमाग एक वक्त में 2, 3, 4 चीजों पे तवज्जो रख सकता है, 100 चीजों पे तवज्जो नहीं रख सकता। सो अपना फोकस हमें उन चीजों पे रखना चाहिए जहां से हमें पता है कि हमें नुकसान होगा। इसलिए मैं इसके हक में नहीं कि उन डाइटरी या ऑल्टरनेट थेरेपीज को बहुत प्रमोट किया जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है उनसे मेन इशू से तवज्जो हटती है। और मैं रोजाना मरीज देख रहा हूं, मैं को अपने पास से नहीं कह रहा ये बात, मुझे 300 से ज्यादा मरीज हम देख चुके हैं अब, और आई सी इट एवरी डे। और उसमें आप जिसका विटामिन या इसका रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, वो भी उतना ही इन्फेक्शन हो जा रहा है उससे भी। जो कमजोर है, दोनों को आप देख रहे हैं कि बराबर, मतलब कोई मजबूत नहीं है उसके हिसाब से। देखिए, जिन लोगों की उम्र ज्यादा है या जिनको अंडरलाइन कंडीशंस हैं, डायबिटीज है या मोटापा है या हाई ब्लड प्रेशर है या कैंसर है या उनको डायलिसिस पे है, ऑफ कोर्स उन मरीजों के आउटकम्स ज्यादा खराब हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं कि मैंने एक पेशेंट देखा कि जो हट्टा कट्टा था, मतलब वो रेसलर है। आप खुद सोचिए कि उसने हर तरह की चीज खाई है ये सोच के कि मेरा जिस्म बहुत मजबूत है, लेकिन वो एक और शहर में रेसलिंग करने चला गया और उसके बाद ऑफ कोर्स हफ्ते के बाद वो अस्पताल में था और उससे सांस नहीं आ रहा था। ये मैं वो बात कर रहा हूं कि उसके लिए जरूरी ज्यादा ये था कि वो रेसलिंग ना करता, जो कि एक बेवकूफी की बात है। आप एक और शख्स के साथ
आप सोचिए रेसलिंग में कितना यूर हफिंग एंड पफिंग, आप खांस रहे हैं, आप एक दूसरे के ऊपर सांस ले रहे हैं, वो ज्यादा हाई रिस्क चीज थी या वो सारी खुराक जो तुम समझते थे कि तुम्हें बचा लेगी? तो मुझे बार बार ये मैं रोज देख रहा हूं कि लोग अपनी मर्जी की वो चीजें खा के जिनसे उनके ख्याल में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, वो चीजें खाने के बाद वो ऐसी बेवकूफी का काम करते हैं कि अगर उन्होंने वो काम ना किया होता तो बस ठीक था। जिंक की गोलियां खा लें और उसके बाद आप कहें कि मैं दोस्तों के साथ शाम गुजारने जा रहा हूं एक क्लब में, तो ज्यादा जरूरी ये है कि दोस्तों के साथ क्लब में मत जाइए, जिंक की गोली का कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, कुछ व्यवहारिक चीज़ों के बारे में बताने के लिए, और अपने अनुभवों से आप जिस तरह के मरीज़ को देख रहे हैं, उनकी स्थिति को देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जो मरीज़ आपके भीतर आते हैं आपके पास, उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि डॉक्टर साहब गलती हो गई, जो हमें नहीं करने के लिए कहा गया था वही हम कर रहे थे और हमने परवाह नहीं की, इस बार आप बचा दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे? हर रोज होता है सर, हर रोज होता है। आप सोच नहीं सकते कि उन पेशेंट्स की शर्मिंदगी की हालत क्या होती है। कई दफा पहले दिन तो बताते ही नहीं, इस शर्म के मारे कि क्या पता चलेगा, क्या बताऊंगा, लेकिन उनको पता होता है कि इस शख्स ने मेरी जान बचानी है, तो सूनर और लेटर फिर वो सब बात बताते हैं जब, तो आंख नहीं मिलाते आपसे। उनको इतनी शर्मिंदगी होती है कि आप सोच नहीं सकते। उनमें से कई वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो समझते थे कि सब ड्रामा था, ये हमने तो इसके खिलाफ बहुत बहुत फजूल बातें कहीं महफिलों में बैठ के। वो सब बताते हैं और फिर मानते हैं वो सारी चीज, क्योंकि उनका जमीर उनको मलामत करता है ना। देखिए आपका दिल जो है ना, आप जो चाहे ऊपर से कह लें, ये दिल कभी झूठ नहीं बोलता। हम लोगों को जो चाहे कह लें, वो अंदर से हमें कहता रहता है कि तुम झूठे हो, तुम गलत कर रहे हो। तो वो मरीज जब उनको मौत नजर आ रही होती है तो लोग सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे लिए, हम उस वक्त उनको, मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारा अपना किया है, हमारा काम तो उनकी जान बचाना है। लेकिन मैं बार बार लोगों को ये समझाता हूं कि आप इस बीमारी से बचिए इससे पहले कि आपको इससे तजर्बा हो जाए। अगर आपको तजर्बा हो गया, आप सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। ये फ्लू नहीं है, ये एक रेगुलर खांसी बुखार नहीं है। आप इसका तजर्बा करने से बेहतर है, जरूरी नहीं कि हर कुएं में गिर के देखा जाए कि उस कुआं कितना गहरा है। किसी की बात मान लेनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। हम दर्शकों की तरफ से भी आपकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि आप ट्विटर पर हैं, फ़हीम यूनुस MD के नाम से कोई भी सर्च करेगा आप मिल जाते हैं। किसी भी मुल्क का कोई व्यक्ति हो, आपसे कोई सलाह मशवरा करता है, आप जवाब देते हैं। भले ही उनकी बातें कुछ सवाल बकवास भी होती हैं, लेकिन आप तब भी जवाब देते हैं और लगातार कम्युनिकेशन करते हैं कि लोग साइंटिफिक बातें इस महामारी को लेकर लोगों के बीच ज़्यादा मजबूत हो। इसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद चलेंगे भोपाल। आज के दौर में जहां संस्थाओं में बैठे लोग पिंजड़े में बंद तोते की तरह होते जा रहे हैं, भोपाल में एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनका काम है पिंजड़े में बंद तोतों को आजाद करना। ब्रेक के बाद। भोपाल में एक शख्स हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी का काम यह है कि जिनके घरों में पिंजड़े में तोते बंद हैं, उन्हें आजाद कराना। उन्होंने अपने इस अभियान को नाम दिया है ऑपरेशन पंख। लेकिन उनके इस अभियान को तोतों की जरूरत तो है ही, सरकारी संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोगों को भी बहुत जरूरत है कि उन्हें सरकार के भय के पिंजड़े से कैसे आजाद कराया जाए। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। अशोक सिंह का परिवार सालों से इस तोते को पाल रहा था। एक दिन मिशन पंख से जुड़े धर्मेंद्र शाह घर पर आए। इस रूम में आपको बंद कर देते हैं और लॉक कर देते हैं और बोलते हैं हम अच्छा अच्छा खाना देंगे आपको, सब करेंगे। पिंजरे का दर्द बताया। अशोक ने बातें समझी और मिट्ठू को खुले आसमान में उड़ने का मौका मिल गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने उस पिंजरे से आज हमने उसे एक
पक्षी को मुक्त करवाया है। जैसे शुरुआत में जब ये हम इसको लेकर के आए तो काफ़ी मतलब आने के बाद में वो सर बहुत टकराता था बिल्कुल, उसकी मतलब जो उसके जो चारों तरफ का जो उसका एक हाँ जाली जो थी उसमें पूरा सर मारता रहता था, बिल्कुल फड़फड़ाता रहता था, बिल्कुल पंजे उंजे मारता था, तो नाखून तो मतलब बहुत अजीब सा मतलब फील होता था, तो लगता था कि मतलब कुछ गलती कर दी हमने। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मेरे को मन नहीं था कि इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन जब मैंने इसको उड़ते हुए देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। धर्मेंद्र की मां उषा शाह अपने पैसों से पक्षी खरीदकर उन्हें पिंजरे से आजादी दिलाती थीं। अब बेटा लोगों को जागरूक बना रहा है। एक सर पैरेट है, अलेक्जेंडर पैरेट, जिसको हम हिंदी में कंठी तोता बोलते हैं। उस कंठी तोते की नस्ल ऑलमोस्ट खत्म होने पे, अगर हम अभी भी नहीं चाहते तो अगले 2 से 4 साल में हमको वो पैरेट देखने भी नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारे यहाँ गोरैया जो घरेलू चिड़िया थी वो खत्म होती गई। देश के 7 से 8 शहरों में ये चल रहा है और हम लोग एक छोटे सा ग्रुप के हिसाब से काम कर रहे हैं। हर एक शहर में एक कोऑर्डिनेटर है, इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र कहते हैं 1 साल से पिंजरे में कैद पक्षी उड़ना भूल जाते हैं। ऐसे में फौरन आज़ादी से इन्हें खतरा हो सकता है, इसलिए पहले उन्हें बड़े पिंजरे में रखकर जीवन शैली बदली जाती है, फिर इनके झुंड के पास तोते को उड़ाते हैं और रोज जाकर देखते भी हैं। उम्मीद है इस मिशन से ऐसे ही मिट्ठू खुले में उड़ते रहें, पंख फैलाएं। इस व्यथा को कवि प्रदीप से बेहतर और कौन बता सकता है, जिन्होंने कभी लिखा था, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोय, बाहर से खामोश रहे तू भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोय, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी, विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोय। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग बारी, NDTV इंडिया। आप सभी को छठ की शुभकामनाएं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।